नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जहरों के लिए, जहर भरी खबरों के लिए, लड़ाई झगड़ों की खबरों के लिए तो आप दूसरे चैनल देख ही रहे हैं। उनसे आप पर क्या असर पड़ेगा अलग बात है, लेकिन आपके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? क्या आप बच्चों को प्रतिदिन ऐसी खबरें दिखाने के लिए उत्साहित रहते हैं? अगर आप अपने बच्चों के सामने लड़ाई झगड़े की बात भी नहीं करते हो और वो दिन भर ऐसी खबरों देखते हैं जिनमें सिर्फ लड़ाई झगड़े की बात होती हो, किसी के प्रति नफरत भरी बात होती हो, तो आप असर देखिए। आज नहीं तो कल आप अपने बच्चों पर असर अवश्य देखेंगे। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी से ही पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस ने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। उदयपुर, राजस्थान में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक को चिंतन शिविर का नाम दिया गया है, जिसमें नेता 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पछाड़ने की रणनीति तैयार करेंगे। वहीं पार्टी के शीर्ष नेताओं ने यह भी मांग की है कि 14 मार्च को ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने के लिए कहा जाए। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सोनिया गांधी पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष बन गई। ऐसे में उदयपुर में आयोजित बैठक में पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। गौरतलब है कि साल की शुरुआत में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार के बाद चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। बीते 8 सालों में हुए चुनाव में पार्टी को कई बार हार का सामना करना पड़ा है। साथ ही पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। बता दें कि चिंतन शिविर की शुरुआत 13 मई यानी कल से सोनिया गांधी के संबोधन से होगी और 14 मई को राहुल के संबोधन के साथ खत्म होगी। राजद्रोह कानून के तहत एफआईआर दर्ज करने चल रही जांच और अन्य कार्रवाइयों पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर सभी की नज़रें इस ब्रिटिश कालीन कानून के तहत दर्ज कुछ बड़े मामलों के भविष्य पर टिकी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2020 के बीच देश में आईपीसी की धारा 124(1) के तहत कुल 356 मामले दर्ज किए गए और 548 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से केवल 6 को दोषी करार दिया जा सका है। दिल्ली पुलिस ने 14 फरवरी 2021 को बेंगलुरु के 21 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को केंद्र सरकार द्वारा लाए गए विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन पर कथित रूप से टूल किट बनाने और फैलाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वहीं स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने 3 फरवरी 2021 को टूल किट ट्वीट किया था। दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु के एक वैगन स्टोर में काम करने वाली दिशा के खिलाफ आईपीसी की धारा 124(a), 120(b), 153(a) के तहत मामला दर्ज किया। दिल्ली की अदालत ने दिशा को 23 फरवरी 2021 को जमानत दे दी। वहीं साल 2016 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने 2001 के संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दी जाने के 3 साल पूरे होने के मौके पर एक कविता पाठ का आयोजन किया था। दिल्ली पुलिस ने बाद में जेएनयू छात्र संघ के तत्कालीन अध्यक्ष कन्हैया कुमार के साथ उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य समेत अन्य छात्रों पर आईपीसी की धारा 124(1) के तहत मामला दर्ज किया था। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को गुजरात के राजकोट में एक जनसभा को संबोधित किया। राज्य में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। अपने संबोधन में केजरीवाल ने राज्य की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी पिछले 27 साल से सत्ता में, लेकिन यहाँ स्कूल की दशा नहीं बदली। आप संयोजक ने कहा कि भारी संख्या में आए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इतनी दूर से आए। आजकल गुजरात के घर घर के अंदर आम आदमी पार्टी की चर्चा है। उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली और पंजाब के लोग प्यार करते हैं। मुझे खुशी है कि गुजरात के लोग भी मुझे प्यार करने लगे हैं। गुजरात के कई लोग मुझसे दिल्ली में मिलने आते हैं। एक बूढ़ी अम्मा आई, मेरे कान में बोली, बेटा अयोध्या जानते हो? मैंने कहा वही अयोध्या जहाँ राम जी का मंदिर है। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा अयोध्या जाने का मन है। मैंने कहा कि सबको अयोध्या भेजेंगे, AC ट्रेन से भेजेंगे, AC होटल में रखेंगे। पिछले 5
5 दिनों से चल रहा साइक्लोन असानी अब कमजोर पड़ने लगा है। बुधवार को आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के बाद गुरुवार को ये धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोन आज शाम तक बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा। इसके बाद यह शांत पड़ सकता है। हालांकि बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने के दौरान ओडिशा, आंध्र प्रदेश और बंगाल के तटवर्ती इलाकों में हल्की और भारी बारिश के साथ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। तूफान का असर इन राज्यों की सीमाओं से लगे दूसरे राज्यों पर भी रहेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में कहीं भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ और तनाव की घटनाओं पर समय रहते कंट्रोलिंग की गई है। आज पूरे देश में तनाव और अशांति का माहौल है। राम नवमी पर 7 राज्यों में समान पैटर्न पर दंगे हुए, जिनके पीछे की गहरी साजिश की केंद्रीय लेवल पर जांच कराने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया है। उन्होंने राजस्थान पुलिस और गृह विभाग के आला अफसरों से कहा कि हाल ही हुई सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं का रिपीटेशन रोकने के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम को मजबूत करें। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में होने वाली हर घटना की बिना किसी भेदभाव के गहराई से जांच की जाए। कम्युनिटी भागीदारी बढ़ाने के लिए शांति समिति, CLG, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक और सुरक्षा सखियों के साथ अच्छा तालमेल करके कानून व्यवस्था में इनका इस्तेमाल करें। सरकारी एजेंसियों को समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने में इस बार किसानों की रुचि नहीं है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदेश भर में करीब 600 किसानों ने ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें केवल श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में ही 80 से 85 किसानों ने MSP पर गेहूं बेचा है, जबकि भरतपुर और धौलपुर जिले में तो किसी किसान ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया। कारण है कि किसानों को बाजार में ही MSP से ज़्यादा दाम मिल रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम की माने तो पिछले साल राजस्थान भर में 23.30 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी। इस साल के लिए इसमें 10% का इजाफा करते हुए करीब 25.50 लाख टन की खरीद का लक्ष्य है। अभी तक 756 मैट्रिक टन गेहूं की ही खरीद हो पाई है। आज इंटरनेशनल नर्सिंग डेज है। इस दिन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। नर्सिंग को एक सम्मानजनक पेशा बनाने का श्रेय फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही जाता है। 12 मई यानी आज के दिन 1820 को इटली के फ्लोरेंस में नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। कुलीन परिवार में जन्मी फ्लोरेंस के घर वालों को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उनकी बेटी नर्स बने, क्योंकि उस वक्त नर्सिंग को सम्मानित पेशा नहीं माना जाता था। आखिरकार फ्लोरेंस की जिद के आगे घर वालों को झुकना पड़ा और उन्हें नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए जर्मनी जाने की इजाज़त मिल गई। साल 1851 में वह जर्मनी गई और 1853 में उन्होंने लंदन में महिलाओं के लिए अस्पताल खोला। इसी साल क्रीमिया का युद्ध शुरू हो गया। फ्लोरेंस 38 नर्सों के साथ लेकर तुर्की के एक मिलिट्री अस्पताल में सैनिकों की सेवा करने लगी। अस्पताल में फ्लोरेंस ने गंदगी का पहाड़ देखा। उन्होंने सबसे पहले अपना ध्यान साफ सफाई पर लगाया। उन्होंने घायल और बीमार सैनिकों की देखरेख में दिन रात एक कर दिया। वे रात में भी सैनिकों की सेवा में लगी रहती थी। इस दौरान हाथ में लालटेन लेकर वह मरीजों को देखने जाती थी। इसी कारण सैनिकों ने लेडी विद द लैम्प कहने लगे। जब फ्लोरेंस युद्ध के बाद लौटी तो उनका ये नाम फेमस हो गया था। आज भी पूरी दुनिया उन्हें इसी नाम से जानती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।